हेलो बच्चों, आप सभी को दुर्गाष्टमी और महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम पढ़ेंगे यूनिट संख्या 5 द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव और गैस। इस चैप्टर का 5वां पार्ट या 5वीं वीडियो, हमारा 5वां लेक्चर है, 5वीं वीडियो है इस चैप्टर की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे पहले ग्राहम का विसरण नियम, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। क्या होता है ग्राहम का नियम? स्थिर ताप और दाब पर, स्थिर ताप और दाब पर किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व और अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। स्थिर ताप और दाब पर किसी गैस के विसरण की दर उसके घनत्व और अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गैस के विसरण की दर, इसको दिखाते हैं स्मॉल आर से। गैस के विसरण की दर यानी कि आर अनुक्रमानुपाती हो जाएगी 1/वर्गमूल, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है तो बटे में हो जाएगा वर्गमूल के घनत्व के, यानी कि किसी गैस के विसरण की दर स्थिर ताप और दाब पर उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब बटे में होगा, वर्गमूल है तो डी हो गया, तो यही अनुक्रमानुपाती हो जाता है। यह है फॉर्मूला इसका, ग्राहम के विसरण नियम का। पर हम क्या जानते हैं, चूंकि V बराबर नहीं देखिए, चूंकि D बराबर होता है m अपॉन, उल्टा लिख दिया देखिए, परंतु क्या होता है, D बराबर होता है m बराबर होता है VD, यानी कि अणुभार बराबर द्रव्यमान गुणा घनत्व, आयतन गुणा घनत्व, द्रव्यमान नहीं, आयतन गुणा घनत्व। अणुभार बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व, तो क्या हो जाएगा, इसलिए D बराबर क्या हो जाएगा, m अपॉन V, या इसी को कह सकते हैं D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, घनत्व अणुभार के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये सूत्र क्या बन जाएगा फिर, तब R बराबर हो जाएगा 1/√1 यानी कि m, या इसी को यहीं पर लिख सकते थे, R अनुक्रमानुपाती 1/√D अनुक्रमानुपाती 1/√m, इनके विसरण की दर घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती और अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्योंकि घनत्व V बराबर होता है m बराबर होता है VD, यानी घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, या m, इसको V को कांस्टेंट मान लेते हैं तो D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल D अनुक्रमानुपाती हो जाता है अणुभार के द्रव्यमान के। तो R बराबर हो जाएगा वर्गमूल, R बराबर अनुक्रमानुपाती, तो R अनुक्रमानुपाती 1/√m। यह है आपका ग्राहम का विसरण नियम। यदि समान ताप पर दो गैसों के घनत्व क्रमशः D1 और D2 हो, तथा समान ताप पर दो गैसों के घनत्व D1 व D2 हो, तथा उनके अणुभार क्रमशः M1 और M2 हो, अणुभार हो M1 और M2, M1 व M2 हो, तथा उनके विसरण की दर
विसरण की दर क्या हो, R1 बटे, और मतलब R1 और R2 हो, R1 व R2 हो। यदि समान ताप पर दो गैसों के घनत्व क्रमशः D1 और D2 और अणुभार M1 व M2 हो तथा उनके विसरण की दर या विसरण की गति R1 और R2 हो, तब ग्राहम के नियम से, तब ग्राहम के नियम से, तो ग्राहम के नियम से क्या हो जाएगा, R1 बटे R2 बराबर अंडर रूट D2 बटे D1, और ये बराबर हो जाएगा अंडर रूट M2 बटे M1, क्योंकि ये अनुक्रमानुपाती इसके भी है, R अनुक्रमानुपाती 1/D के भी है और R अनुक्रमानुपाती 1/M के भी है, अणुभार के भी है। तो क्या हो जाएगा, R1 बटे R2 बराबर अंडर रूट वर्गमूल D2 बटे D1 बराबर वर्गमूल M2 बटे M1, क्योंकि R1 वाला जो M1 था वो नीचे है, D1 देखिए नीचे है, D नीचे है तो D1 नीचे आ जाएगा, और इसका बटे नीचे आएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा D2। अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए कुछ नियतांक जोड़ेंगे, जैसे ये है R बराबर, मान लीजिए K जोड़ दिया, R1 बराबर K इंटू 1/√D मान लीजिए, ठीक है, D1। इसी तरह R2 बराबर K इंटू अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटा देंगे 1/√D2। देखिए इसको बटे कर देंगे तो K से K कट जाएगा, और ये 1/√D1 बराबर गुणा √D2 बटे 1, ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा D2 बटे D1, अंडर रूट में है दोनों तो इनको एक ही अंडर रूट में ले लेंगे इस तरह से। तो ये हो गया R1 बटे R2 बराबर अंडर रूट D2 बटे D1 बराबर अंडर रूट M2 बटे M1। सेम इसी तरह से अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए R1 बराबर में भी कुछ नियतांक जोड़ना पड़ेगा, गुणा करनी पड़ेगी। इसी प्रकार R2 के लिए भी यहाँ पर कुछ गुणा करनी पड़ेगी एक नियतांक की। नियतांक ऊपर रहेगा, नियतांक नीचे रहेगा, यहाँ भी नियतांक नीचे भी, तो दोनों कट जाएंगे तो बराबर में आ जाएगा। तो यही आपका ग्राहम का विसरण नियम। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, आदर्श व्यवहार से विचलन। आदर्श व्यवहार से विचलन यानी कि वास्तविक गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन, डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। देखिए क्या विचलन होता है गैसों का आदर्श व्यवहार से विचलन। वास्तविक गैसें आदर्श गैस के व्यवहार से, वास्तविक गैसें आदर्श गैस के व्यवहार से विचलन दर्शाती हैं, उससे अलग व्यवहार दर्शाती हैं। तो क्यों दिखाती हैं विचलन वो बताते हैं, देख सुनिए ध्यान। नंबर 1, आदर्श गैस की अवधारणा के अनुसार, आदर्श गैस की अवधारणा के अनुसार 2 पॉइंट है। नंबर 1, आदर्श गैस के अणुओं का आयतन। पहला पॉइंट, आदर्श गैस के अणुओं का आयतन गैस के पूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है। क्या कहा? 2 धारणा है आदर्श गैस की, क्या क्या है? गैस के अणुओं का आयतन, गैस के अणुओं का आयतन, आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में, गैस के कुल या पूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है। आयतन की तुलना में नगण्य होता है, नगण्य होता है। पहली अवधारणा है ये, गैस के अणुओं का आयतन पूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है, यानी कि गैस के अणु बहुत छोटे होते हैं। ठीक, आदर्श गैस की एक अवधारणा ये है। दूसरी अवधारणा है, गैस के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं होता, यानी कि गैस के अणुओं के बीच कोई बल नहीं होता। गैस के अणुओं के बीच
कोई आकर्षण बल नहीं होता, कोई आकर्षण बल नहीं होता। ठीक है, ये दो अवधारणाएं हैं आदर्श गैस की। गैस के अणुओं का आयतन, गैस के अणुओं का आयतन गैस के पूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है, क्योंकि गैसों का आयतन बहुत अधिक होता है। तो ये माना गया है कि गैस के अणुओं का जो आयतन होगा वो पूरे आयतन की तुलना में नगण्य होता है, शून्य होता है। दूसरा, गैस के अणुओं के बीच कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं होता, यानी कि गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल शून्य होता है। ठीक, ये दो अवधारणाएं हैं आदर्श गैस की। वास्तविक गैसें इन दोनों ही अवधारणाओं का, जो आदर्श गैस की अवधारणाएं हैं, इन दोनों ही नियमों का, दोनों ही अवधारणाओं का उल्लंघन करती हैं और आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाती हैं। कैसे विचलन दर्शाती हैं, देखिए। आदर्श वास्तविक गैस से जो विचलन दिखाएंगे, वास्तविक गैसें इतनी छोटी, वास्तविक गैसों के अणु इतने छोटे भी नहीं होते कि उन अणुओं के, गैस में उपस्थित सभी अणुओं के आयतन को शून्य मान लिया जाए। ठीक है, वास्तविक गैसों के अणु इतने छोटे भी नहीं होते कि उन सभी अणुओं के संयुक्त आयतन को गैस के आयतन की तुलना में शून्य मान लिया जाए। पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये है, जब गैस के अणु गति करते हैं, गैस का कोई अणु है तो उस पर चारों तरफ से उसके आसपास दूसरे गैस के अणु होंगे, वो उस पर आकर्षण बल लगाते हैं। आकर्षण बल लगाते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है, एक अणु है गैस का, ये उस पर चारों तरफ को बल लगा रहे, इधर को भी लगा रहे हैं अणु, इधर को भी, किसी भी गैस के अणु पर चारों तरफ को बल लगा रहे हैं गैस के दूसरे अणु जो इसके चारों है, तो उस अणु पर प्रभावी आकर्षण बल तो शून्य होगा। इस स्थिति में शून्य होगा क्योंकि चारों तरफ से समान रूप से उसे खींच रहे हैं, इधर को भी इधर को भी, तो प्रभावी बल शून्य होता है। लेकिन जब गैस का अणु इस बर्तन की, जिस पात्र में लिया गया है, जिस बर्तन में ली गई है, उसकी दीवार से टकराते हैं, यहाँ पर मान लीजिए टकरा गया, तो उस पर केवल बल किधर किधर लगेगा, एक साइड में। तो गैस के अणु पर जब वो दीवार से टकराता है तो केवल इधर की तरफ बल लगेगा, इधर को नहीं लगेगा। उस स्थिति में क्या होगा, गैस के अणु का वेग घट जाएगा, गैस के अणु का वेग घट जाएगा, अर्थात उस पर लगने वाला बल कम होगा, अर्थात गैस के द्वारा दीवार की सतह पर लगने वाला या गैस का दाब कुछ बढ़ जाएगा। पूरे आयतन में इस गैस के अणु का आयतन को जो दाब है, पूरे गैस के दाब के साथ इस गैस का परिणामी दाब जोड़ना पड़ेगा, इसलिए दो संशोधन करने पड़े हैं आदर्श व्यवहार से विचलन के बाद। तो देखिए अब करते हैं उससे आगे। आदर्श व्यवहार से विचलन इन दोनों ही दशाओं में दिखाते हैं, क्योंकि गैस के अणुओं का आयतन, वास्तविक गैसों के अणुओं का आयतन पूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य नहीं होता। कुछ तो आयतन होता है, क्योंकि इतने छोटे अणु भी नहीं होते कि पूरी गैस के सभी अणुओं का आयतन मिलाकर शून्य मान लिया जाए। दूसरी कंडीशन, जब गैस के अणु दीवार से टकराते हैं तो कुछ न कुछ दाब उत्पन्न करते हैं, तो आपस में भी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो उनके बीच जो आकर्षण बल है उसे नगण्य नहीं मान सकते। तो दो संशोधन करने पड़े हैं हमें वास्तविक गैसों के लिए। वास्तविक गैसों के लिए दो संशोधन करने पड़े हैं। क्या क्या है, पहला है दाब संशोधन। चलिए आयतन संशोधन करते हैं पहले। नंबर 1 आयतन संशोधन, उल्टा लिख दिया, संशोधन। पहला संशोधन किसमें करा हमने, आयतन में। देखिए एक पात्र है, मान लीजिए ये पात्र है, इसमें हमने गैस ली हुई है इस तरह से, ठीक है। ये पात्र है, इसमें हमने गैस के अणु लिए हैं, मान लीजिए वो छोटे छोटे हैं इस तरह से, दूर दूर है गैस के अणु, खूब दूर दूर मान लीजिए, चलिए इस तरह से। इस तरह से अणु है गैस के, ये वास्तविक गैस है, किसी बंद पात्र में गैस ली है इस तरह से, उसका कुल आयतन है V, कैपिटल V है मान लीजिए इसका आयतन, ठीक है। लेकिन गैस के अणुओं के द्वारा, मान लीजिए जो गैस के अणु हैं, इन सभी अणुओं के द्वारा कुछ आयतन ग्रहण किया जा रहा है, कुछ आयतन गैस के अणु भी घेर रहे हैं इस आयतन में से।
तो क्या करेंगे, यदि गैस के इन अणुओं के द्वारा कुल घेरा गया आयतन स्मॉल बी हो, गैस के अणुओं के द्वारा घेरा गया कुल आयतन स्मॉल बी हो, तब जो गैस का प्रभावी आयतन होगा, उस स्थिति में गैस का प्रभावी आयतन जो है घट जाएगा। क्यों? उसमें से हम जो गैस के अणुओं के द्वारा आयतन ग्रहण किया जा रहा है उसे घटा लेंगे। देखिए यदि इन अणुओं को बहुत पास पास ले आए इस तरह से, ये इतना आयतन इतनी पास पास आ गई। देखिए ये अणु हमने एक जगह रख लिए, पास पास ले आए तो इतना आयतन घेर रहे हैं, इसको मान लेंगे हम स्मॉल बी है। मान लीजिए ये वाला आयतन कितना है, बी। ये तो गैस का प्रभावी आयतन कितना हो जाएगा, कुल आयतन था बी, उसमें से बी को घटाएंगे तो प्रभावी आयतन हो जाएगा बी माइनस बी। तब ये खाली जो आयतन है गैस का प्रभावी आयतन ये है, इसमें से अणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन घटाने पर जो प्राप्त होगा उसे कहेंगे प्रभावी आयतन। इसी के लिए दाब संशोधन करना पड़ा है, वो सॉरी आयतन संशोधन करना पड़ा है। आयतन संशोधन बराबर कितना हो जाएगा, v माइनस बी। ठीक है, जहां b गैस के अणुओं का आयतन है, गैस के अणुओं का आयतन है। ठीक है, तो ये हो गया दाब संशोधन। दाब में संशोधन करेंगे तो जो गैस का कुल आयतन था उसमें से अणुओं का आयतन घटा दिया स्मॉल बी, तो क्या आ गया, दाब संशोधित है v माइनस बी। अब है दूसरा आयतन संशोधन, दूसरा है अब दाब संशोधन। दाब संशोधन ये किसके लिए कर रहे हैं, आदर्श व्यवहार से जो विचलन देखा दिए गैसें, वास्तविक गैसें, ये वास्तविक गैसों के लिए हम संशोधन कर रहे हैं। दाब संशोधन, दाब संशोधन क्या है देखिए। दूसरी स्थिति क्या थी वो हमने बताई थी अभी आपको। देखिए दाब संशोधन क्या हो रहा था, ऐसे मान लीजिए बंद पात्र में गैस है, ठीक है, गैस का कोई अणु है, उस पर सभी दिशाओं में ये गैस का अणु है, उस पर सभी दिशाओं में उसके चारों ओर उपस्थित गैस के दूसरे अणु आकर्षण बल लगाते हैं, उसे अपनी तरफ खींचते हैं चारों तरफ से, क्योंकि उस अणु पर सभी दिशाओं से समान बल लग रहा है, इसलिए उस पर प्रभावी आकर्षण बल शून्य हो जाता है। लेकिन जब वही अणु, परंतु जब गैस का वह अणु दीवार से टकराता है, यानी कि जिस पात्र में ली गई है उसकी दीवार से टकराता है, तो उस पर लगने वाला आकर्षण बल कम हो जाता है, क्योंकि एक साइड से लगेगा। जब अणु पात्र की दीवार से टकराता है तो उस पर लगने वाला आकर्षण बल कम हो जाता है, क्योंकि दीवार से टकराते समय केवल एक तरफ से ही आकर्षण बल लगता है। ठीक है, इसलिए जो है ये जो अणु है इसकी गति कम हो जाएगी, लेकिन टकराते समय कुछ दाब उत्पन्न करेगा। गैस का अणु दीवार से, उस बर्तन की दीवार से, पात्र की दीवार से टकराते समय एक दाब उत्पन्न करेगा। ठीक है, इसी प्रकार इसलिए हमको करना पड़ेगा दाब संशोधन। दाब में, गैस के दाब में संशोधन करने के लिए क्या करेंगे हम, एक संशोधन कारक, दाब संशोधन कारक हमको कुल गैस के कुल दाब में जो हमने P माना है, गैस का जो कुल दाब P है, मान लीजिए गैस का कुल दाब P था, उस कुल दाब P में हमको दाब संशोधन कारक एक जोड़ना पड़ेगा, स्मॉल p मान लेते हैं उसे। तो संशोधित दाब क्या हो जाएगा, मतलब संशोधित दाब हो जाएगा P प्लस, मान लीजिए स्मॉल p है दाब, जहां P
जहां पी डैश स्मॉल पी, ये तो पी है गैस का कुल दाब, पी डैश क्या है, जहां पी डैश एक दाब संशोधन कारक मान लो, दाब संशोधन कारक है, जहां पी डैश एक दाब संशोधन कारक है, जिससे गैस का प्रभावी दाब प्राप्त करने के लिए गैस के दाब में जोड़ा जाएगा, क्योंकि गैस का अणु उससे दीवार से टकराते समय, उस पात्र से टकराते समय जिसमें ली गई है गैस, उस पर भी दाब क्रिएट करते हैं। जो दाब संशोधन कारक है ये वाला पी डैश, दाब संशोधन कारक का मान, दाब संशोधन कारक ये पी डैश जो हमने दिया है, इसका मान जो है इस पर दीवार से एकांक समय में इस दीवार से टकराने वाले गैस के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। क्या है ये दाब संशोधन कारक गैस इसके पात्र की दीवार से टकराने वाले गैस के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में से कह सकते हैं दाब संशोधन कारक इकाई आयतन में, गैस के इकाई आयतन में, दाब संशोधन कारक इकाई आयतन में उपस्थित गैस के अणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात गैस के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। एकांक आयतन में उपस्थित गैस के अणुओं को क्या कहेंगे हम, उसका घनत्व, कितनी मात्रा में अणु हैं वो घनत्व कहलाएगा उसका। इकाई आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या को कहेंगे हम घनत्व। तो दाब संशोधन कारक, ध्यान से सुनिए, दाब संशोधन कारक इकाई आयतन में उपस्थित गैस के अणुओं की संख्या अर्थात गैस के घनत्व के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। दाब संशोधन कारक इकाई आयतन में उपस्थित गैस के अणुओं की संख्या अर्थात उनके घनत्व, गैस के घनत्व के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए कैसे होगा, पी डैश अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, नहीं हाँ पी डैश अनुक्रमानुपाती, घनत्व मान लेंगे गैस का घनत्व डी है, डी गुणा डी, या पी डैश बराबर हो जाएगा, स्मॉल है भैया कैपिटल नहीं स्मॉल पी डैश बराबर, इसकी जगह इसको ये क्या अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुक्रमानुपाती डी स्क्वायर, जहां डी गैस का घनत्व है, जहां डी गैस का घनत्व है, जहां डी गैस का घनत्व है, तो पी डैश यानी कि दाब संशोधन कारक अनुक्रमानुपाती हो गया डी स्क्वायर के, या पी डैश बराबर हो जाएगा, इसकी जगह एक नियतांक अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक की गुणा कर देंगे। यहाँ पे हम कर दे रहे हैं ए की गुणा, ए इंटू डी स्क्वायर, ये गुणा मान लो ए गुणा डी स्क्वायर, जहां ए वान वाल नियतांक है, वान वाल नियतांक है, वान वाल नियतांक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दाब संशोधन कारक बराबर ए गुणा डी स्क्वायर, घनत्व का वर्ग। परंतु हम जानते हैं कि घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अभी पहले ही बताया था आपको क्या होता है। देखिए m बराबर होता v बराबर होता है m अपॉन डी, ये था v बराबर m अपॉन डी, या d बराबर m अपॉन v। यदि अनुभार या द्रव्यमान कांस्टेंट है, नियत है, तो क्या हो जाएगा d अनुक्रमानुपाती 1 अपॉन v। घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। घनत्व किसके होता है अनुक्रमानुपाती? आयतन के। तो लिख देंगे परंतु
डी अनुक्रमानुपाती 1/v। डी है घनत्व और v है आयतन, इनके घनत्व अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। घनत्व व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब बटे में, इंटू आयतन, आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए दाब संशोधन कारक, इसलिए पी डैश बराबर हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा a इंटू 1/v²। डी की जगह 1/v रखेंगे तो 1 का वर्ग 1 और v का वर्ग v² हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, आता है संशोधित दाब या दाब संशोधन। संशोधित दाब लिख दीजिए, चाहे इसे खाली ऐसा लिख दीजिए, दाब संशोधन लिखे देंगे दोनों, या दाब संशोधन कितना हो जाएगा, चलिए अच्छा नहीं लगेगा, चलिए संशोधित दाब कितना हो जाएगा, आपका संशोधित दाब हो जाएगा P, इसका मान P डैश का मान यहां पर रख देंगे, P डैश का मान इक्वेशन इस फर्स्ट में रख देंगे, तो क्या बन जाएगा, संशोधित दाब बराबर हो जाएगा P प्लस A बटे, ए की गुणा एक में लगाएंगे तो a एकम एक बार आ जाएगा, a बटे v²। तो ये हो गया आपका दाब संशोधन। पहले आपको बता दिया था, ये हो गया था आयतन संशोधन, ठीक है। आयतन संशोधन, ये दाब संशोधन वास्तविक गैसों के लिए। तो आपको बता दिया, ये बहुत ज्यादा आपको डिटेल में लिखने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। लिखना चाहो तो आप अपनी सुविधा के लिए लिख सकते हैं, केवल ये देख लेना। आयतन संशोधन ये हो जाता है, ये हमने समझाया है आपको कैसे हो जाता है, क्योंकि जो गैस का कुल आयतन V था उसमें से गैस के अणुओं के द्वारा घेरा गया आयतन स्मॉल b ये घटा दिया है। इस b को जो है प्रभावी आयतन भी कहते हैं, अणुओं का प्रभावी आयतन भी कह सकते हैं, ठीक है, या वान डेर वाल नियतांक भी कह सकते हैं इसको। तो ये हो जाता है दाब संशोधन बराबर v माइनस b। इसके बाद हमने क्या करा है, दाब संशोधन, दाब में संशोधन, क्योंकि गैस के अणु दीवार से टकराते समय कुछ दाब डालते हैं, अतः गैस का कुल दाब, गैस के कुल दाब में उसके अणुओं के द्वारा लगने वाले प्रभावी दाब को भी जोड़ना पड़ेगा, इसलिए दाब संशोधन करेंगे। संशोधित दाब क्या करेंगे, जो गैस का दाब है उसमें एक दाब संशोधन कारक, ध्यान से सुनिए, जो दाब है गैस का उसमें दाब संशोधन कारक P डैश जोड़ देंगे। तो संशोधित दाब क्या हो जाएगा, P गैस का दाब प्लस P डैश, जहां P डैश एक दाब संशोधन कारक है। परंतु क्या होता है, दाब संशोधन कारक, जो दाब संशोधन कारक P डैश हमने निकाला है, वह इकाई आयतन में उपस्थित गैस के अणुओं की संख्या, दाब संशोधन कारक P डैश इकाई आयतन में उपस्थित गैस के अणुओं की संख्या, अर्थात गैस के घनत्व के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि P डैश बराबर अनुक्रमानुपाती D गुणा D जहां D क्या है, यहाँ D गैस का घनत्व है, तो घनत्व गुणा घनत्व, तो P डैश दाब संशोधन कारक अनुक्रमानुपाती हो गया D²। अब अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए एक जो नियतांक की गुणा कर देंगे, तो P डैश बराबर A गुणा D², जहां A वान डेर वाल नियतांक है। परंतु हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं D बराबर होता है m/v, परंतु D बराबर होता है m/v। यदि इसको नियत मान ले, कांस्टेंट मान ले, तो क्या हो जाएगा, D अनुक्रमानुपाती 1/v, घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, परंतु D अनुक्रमानुपाती 1/v यानी कि घनत्व व्युत्क्रमानुपाती होता है, या D घनत्व अनुक्रमानुपाती 1/आयतन, घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती। तो इस मान को कहां रख देंगे, इसमें, तो दाब संशोधन कारक बराबर हो जाएगा A इंटू 1/v², या इसी को लिख देंगे आगे को एकम A बटे v²। अतः संशोधित दाब या दाब संशोधन बराबर हो जाएगा P, इसमें रख देंगे P डैश का मान, इसका कारक का मान, दाब संशोधन कारक का मान यहाँ पर रख देंगे, तो संशोधित दाब हो जाएगा P प्लस A बटे v²। ये हो गया आपका संशोधित दाब। दाब संशोधन और आयतन संशोधन करने पड़ते हैं हमको वास्तविक गैसों के लिए। वास्तविक गैसें
जो आदर्श गैस के दो नियम थे कि गैस के आयतन की तुलना में अणुओं का आयतन शून्य होता है, उसको नहीं मानती। दूसरा, गैस के अणुओं के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, उसको भी ये वास्तविक गैसें नहीं मानती, उससे विचलन दर्शाते हैं। ठीक है। उसके बाद अब आखिरी पॉइंट है इस चैप्टर का, इस चैप्टर का अंतिम पॉइंट है आपका, अंतिम नहीं, दो और छोटे छोटे, वैन डर वाल गैस समीकरण। वैन डर वाल गैस समीकरण। वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन। वैन डर वाल गैस इक्वेशन के बजाय इसको क्या कह देते हैं, खाली वैन डर वाल समीकरण भी कह सकते हैं, वैन डर वाल गैस समीकरण भी कह सकते हैं इसको। कहीं कहीं आपको ये मिल जाएगा वैन डर वाल समीकरण के नाम से भी, वैन डर वाल इक्वेशन के नाम से। ठीक है। तो क्या होती है वैन डर वाल समीकरण, सुनिए। वास्तविक गैसों के लिए वैन डर वाल ने, एक वैज्ञानिक का नाम है वैन डर वाल, ठीक है, वैन डर वाल एक वैज्ञानिक है। वास्तविक गैसों के लिए वैन डर वाल ने दाब तथा आयतन संशोधन करके, वास्तविक गैसों के लिए वैन डर वाल ने दाब संशोधन और आयतन संशोधन करके एक समीकरण प्रस्तुत की, जिसे वैन डर वाल गैस समीकरण कहते हैं या वैन डर वाल समीकरण कहते हैं। एक बात फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। वास्तविक गैसों के लिए वैन डर वाल ने दाब संशोधन और आयतन संशोधन करके एक समीकरण प्रस्तुत की, जिसे वैन डर वाल समीकरण या वैन डर वाल गैस समीकरण कहते हैं। देखिए जो इस प्रकार है, दाब संशोधन हमने किया ही है, दाब संशोधित क्या था, दाब संशोधन के पश्चात संशोधित दाब था P प्लस, अभी आपको बताया था, ठीक है, P प्लस A बटे V स्क्वायर। आदर्श गैस समीकरण क्या थी, PV बराबर RT, ये थी ना आदर्श गैस समीकरण, PV बराबर RT। हमने दाब में संशोधन कर दिया तो ये हो गया P प्लस A बटे V स्क्वायर, जो अभी बताया आपको इससे पहले। आयतन में संशोधन किया तो वो क्या था, V माइनस B बराबर RT। यही वैन डर वाल गैस समीकरण है, जहां A तथा B, जहां स्मॉल a तथा b वैन डर वाल नियतांक है, वैन डर वाल नियतांक है, वैन डर वाल नियतांक है, ठीक है। जहां A तथा B वैन डर वाल नियतांक है। गैस के n अणुओं के लिए, गैस के n स्मॉल n अणुओं या मोलों के लिए, अणु कह दीजिए चाहे मोल कह दीजिए, गैस के स्मॉल n अणुओं के लिए क्या हो जाएगी समीकरण, P प्लस n स्क्वायर A बटे V स्क्वायर इंटू V माइनस एन बी बराबर NRT। गैस के n अणुओं के लिए, गैस के n अणुओं के लिए हो जाएगी P प्लस n स्क्वायर A इंटू V माइनस एन बी बराबर NRT। यही वैन डर वाल गैस समीकरण है जो वास्तविक गैसों के लिए है, ठीक है। तो इसके बाद दो छोटे छोटे टॉपिक और बचे हैं और आपको पढ़ा देते हैं, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, यानी कि यूनिट नंबर 5 समाप्त हो जाएगी। देखिए क्या है, आवोगैड्रो नियम, आवोगैड्रो या एवोगैड्रो भी कह सकते हैं इसको, एवोगैड्रो, आवोगैड्रो नियम, इंग्लिश में वो एवो शब्द ही है, ये है देखिए एवोगैड्रो प्रिंसिपल, एवोगैड्रो लॉ भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल भी कह सकते हैं।
अब है अगला पॉइंट, एवोगैड्रोनियम या एवोगैड्रो। एवो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एवोगैड्रो, आवो की जगह एवो लिख सकते हैं। एवोगैड्रो प्रिंसिपल या एवोगैड्रो लॉ। ध्यान से सुनिए भैया, इसको क्या है। एनटीपी पर, एनटीपी पर प्रत्येक गैस के 1 मोल, एनटीपी पर प्रत्येक गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। एनटीपी पर प्रत्येक गैस के 1 मोल या 1 ग्राम अणु, मोल को ग्राम अणु भी कहते हैं। एनटीपी पर प्रत्येक गैस के 1 मोल या 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। कोई भी गैस हो, सबका एनटीपी पर आयतन इतना ही होगा। यानी कि एनटीपी पर प्रत्येक गैस के एक अणु, 1 मोल या 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। यही आवोगैड्रो का नियम है। ये एनटीपी क्या है ये बताते हैं आपको। एनटीपी होती है भैया, ये आपको समझ पता होना चाहिए। एनटीपी इसकी फुल फॉर्म है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर या प्रेशर लिखिए, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर ऐसे। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, इसी को कह देते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसको एसटीपी भी कह देते हैं, एसटीपी। एस का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और पी का मतलब प्रेशर। हिंदी में क्या नाम होगा इनका देखिए, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, इसी को कह देते हैं हम एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। हिंदी में इसका नाम होगा सामान्य ताप दाब। एनटीपी को हिंदी में क्या कहते हैं, सामान्य ताप दाब। और एसटीपी को क्या कहते हैं, दोनों चीज एक ही है, चाहे एनटीपी कह दो चाहे तो एसटीपी कह दो, दोनों का मतलब एक ही है। इसको कहते हैं हिंदी में, स्टैंडर्ड का मतलब मानक ताप और दाब, मानक ताप दाब। टेम्परेचर का मतलब ताप और प्रेशर का मतलब दाब, ठीक है। एनटीपी या एसटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। सामान्य ताप दाब क्या होता है भैया, सामान्य का मतलब सामान्य, बाहर से कुछ हमको नहीं लगाना है। क्या होता है देखिए, एक वायुमंडल दाब हमने आपको बताया था, जो वायुमंडल की गैस है प्रत्येक वस्तु पर दाब डालती है उसको कहते हैं वायुमंडलीय दाब। एक वायुमंडल दाब और 0 डिग्री सेल्सियस ताप, हमको बाहर से गर्म करने की आवश्यकता नहीं, और 0 डिग्री सेल्सियस ताप कहलाता है एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। एक बार फिर से बता रहा हूं, एनटीपी की फुल फॉर्म होती है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। इसी को हम एनटीपी को क्या कहते हैं कभी कभी एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इनका अर्थ है सामान्य ताप दाब, इसका अर्थ है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मानक ताप दाब, दोनों का मतलब एक ही है। क्या होता है, नॉर्मल का मतलब नॉर्मल, हमको बाहर से कुछ भी नहीं लगाना है, जो सामान्य है, ठीक है। तो एनटीपी होती है एक वायुमंडल दाब और 0 डिग्री सेल्सियस ताप को मानक ताप दाब या सामान्य ताप दाब एनटीपी कहते हैं। फिर से बताएं, एक वायुमंडल दाब और 0 डिग्री सेल्सियस ताप को सामान्य ताप दाब या एनटीपी कहा जाता है, ठीक है। तो क्या है आवोगैड्रो का नियम, क्या था, एनटीपी पर एक वायुमंडल दाब और 0 डिग्री सेल्सियस ताप है, इसका मतलब एनटीपी का। एनटीपी पर प्रत्येक गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। तो ये समझ गए होंगे एनटीपी आप। चलिए इसकी डेफिनेशन यहां पर नीचे लिख देते हैं। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर।
सामान्य, शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं सामान्य ताप दाब, ठीक है। एनटीपी होती है एक वायुमंडल दाब, एक वायुमंडल दाब, ये नोट कर लेना आप, एक लाइन में लिखे दे रहा हूं, ये आपको पता होना चाहिए। एक वायुमंडल दाब और 0 डिग्री सेल्सियस ताप, एक वायुमंडल दाब और 0 डिग्री सेल्सियस ताप को एनटीपी कहते हैं, एनटीपी या एसटीपी कहते हैं। एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है लास्ट नियम, आवागेड्रो नियम के बाद आखिरी नियम गे-लुसाक का नियम। गे-लुसाक का नियम, गे-लुसाक का नियम। गे-लुसाक लॉ, गे-लुसाक का नियम, गे-लुसाक लॉ। देखिए क्या है गे-लुसाक का नियम, क्या है वास्तव में इसको कहते हैं गे-लुसाक का स्थिर आयतन का, गे-लुसाक का इसका पूरा नाम वास्तव में क्या है, गे-लुसाक का स्थिर आयतन का नियम, यानी कि गे-लुसाक लॉ ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। गे-लुसाक का नियम सुनिए क्या होता है। किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का आयतन और अभिक्रिया के पश्चात बने उत्पादों का आयतन समान रहता है। ध्यान दीजिए भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने की। ये वास्तव में आयतन का नियम है, गे-लुसाक का स्थिर आयतन का नियम या गे-लुसाक का नियम, गे-लुसाक लॉ। देखिए क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं और अभिक्रिया के पश्चात बने उत्पादों का आयतन स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का आयतन और अभिक्रिया के पश्चात बने उत्पादों का आयतन स्थिर रहता है, यही गे-लुसाक का नियम है। यानी कि अभिक्रिया से पहले जो अभिकारक हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का आयतन और अभिक्रिया के पश्चात बने उत्पादों का आयतन स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, यही आपका गे-लुसाक का नियम है। देखिए एग्जांपल बताते हैं इसमें, यहाँ पर बता देते हैं ऊपर, यहाँ पर जगह थोड़ी है, इसमें देखिए H2 उदाहरण है इसका, गे-लुसाक के नियम का उदाहरण है एग्जांपल। H2 प्लस Cl2 ये बनाएंगे मिलकर 2HCl, एक अणु H2 का यानी कि एक आयतन, आयतन का मतलब अणु, जितने अणु है उतना ही आयतन हो जाएगा गैस का, ज्यादा अणु होगा ज्यादा आयतन होगा। एक आयतन H2 का यहाँ एक कुछ नहीं तो एक, और एक आयतन है क्लोरीन का, क्योंकि इसमें यहाँ पर शुरू में कुछ नहीं है तो इसका भी एक आयतन। ये परमाणुओं की संख्या ऐसे अणु मत समझना, ये तो परमाणु है, H2 मतलब H के दो परमाणु, H2 अणु में